ये पूरा उतार लिया था आपने, इसके रिगार्डिंग सारी बात क्लियर थी हमारी, 7/8 वाला कंसेप्ट बता दिया था। ठीक है, इसके बाद अगली बात, इसके बाद अगली बात है हमारे पास बेविल्ड क्लोजर। इसको देखते हैं। अब ये बेविल्ड क्लोजर क्या होती है? देखो बेविल्ड क्लोजर वैसे आपको डायग्राम में दिख रही है ना, लेकिन इसका फ्रंट व्यू बनाकर दिखा देता हूं मैं, इसका फ्रंट व्यू या इसका प्लान व्यू बनाकर मैं दिखा देता हूं ये होती कैसी है। मान लीजिए ये हमारे पास एक ब्रिक है और ऐसी एक ब्रिक मैंने कल आपको दिखाई भी थी, सही बात है? ठीक है, इसकी विड्थ को कर दो आधा और इस आधी विड्थ से लेंथ के अलोंग क्या लगा देना है हमको, कॉर्नर पे कट लगा देना है। तो जैसे ही आपने लेंथ के अलोंग लास्ट कॉर्नर तक कट लगा दिया तो इस पोर्शन को हटाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेविल्ड क्लोजर कहते हैं। इस डायग्राम को मैं कहां से देख रहा हूं? अभी इस डायग्राम को मैं देख रहा हूं कहां से, टॉप साइड से देख रहा हूं, इसको मैं देख रहा हूं टॉप साइड से। लेकिन यहां इस डायग्राम के अंदर इसका 3D व्यू बता रखा है, 3D व्यू। इसको कहते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू। क्या कहते हैं इसको अपन? आइसोमेट्रिक व्यू, जिसके अंदर आपको एक ही टाइम में तीनों डायमेंशन क्लियर हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर आप देख पा रहे हो विड्थ को मैंने क्या कर दिया है और कट को अप्लाई किया है लेंथ के अलोंग सीधा कहां तक, कॉर्नर तक। तो जो कटा हुआ हिस्सा है इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेविल्ड क्लोजर कहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो साइमल्टेनियसली हम लोगों ने आज 3 कट्स को पढ़ लिया है। कल 2 पढ़े थे, आज 1 पढ़ लिया, तो अभी तक कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। कल कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? किंग क्लोजर पढ़ी है हमने कल। तो किंग क्लोजर के अंदर कट कैसे अप्लाई किए जाते हैं, हाफ विड्थ और हाफ लेंथ, एक ही फेस से, एक ही फेस से। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। और किस शेप के पोर्शन को तोड़ के बाहर निकालते हैं, ट्रायंगुलर को। ये स्क्वायर नहीं होता है, ये रेक्टेंगल नहीं होता, कैसा होता है, ट्रायंगुलर पोर्शन होता है। इसके बाद जो क्वीन क्लोजर था उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन वैसी नहीं है, लेंथ के अलोंग ब्रिक को काट दीजिए 2 हिस्सों के अंदर, क्या बन जाएगी अपनी, क्वीन क्लोजर। अब इस क्वीन क्लोजर के कितने पार्ट थे, एक तो हाफ और एक क्वार्टर। हाफ के अंदर क्या किया था आपने, हाफ के अंदर क्या किया था, आधी लेंथ तक आपने काट के अलग किया था। क्वार्टर के अंदर क्या किया था, 3/4 लेंथ काट दी थी आपने। जो रिमेनिंग पोर्शन था वो क्या कहलाया हमारा, ओके। यहां तक की बात सभी के क्लियर है? यहां तक की बात सभी के क्लियर है? तो पहले इसको नोट करो आप, बेविल्ड क्लोजर को आप नोट करिए विद डायग्राम। इस बेविल्ड क्लोजर को आप नोट करिए विद डायग्राम। इस बेविल्ड क्लोजर को हम नोट करते हैं विद डायग्राम। और जरा निकाल के बताना ये टोटल ब्रिक का कितना है, जैसे हमने निकाला था किंग क्लोजर को, 3/, सही है, 3/4, गुड। ये 3/4 होता है टोटल ब्रिक का। पहले इसको नोट कर लो, फिर प्रूफ करके भी बताएंगे। क्या है नोट सभी ने, सबने उतार लिया है? नहीं उतारा है। देखो अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बना पा रहे हो कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्लान व्यू बना दो आप। कोई ड्राइंग कंपटीशन के अंदर थोड़ी ना आए हम लोग, हमें तो क्या करना है, एग्जाम निकालना है। वो अगर आप इसका टॉप व्यू भी बनाओगे तो भी हो जाना है। बस आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यहां पर आइसोमेट्रिक व्यू बनाया है कि अपने को 3D के अंदर पता लग जाए। इसके बाद 2 और होती है हमारे पास, बता सकते हो कौन कौन सी, वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जोड़ के। एक तो होती है माइटर्ड और दूसरी स्क्विंट। एक स्क्विंट क्लोजर होती है और एक माइटर्ड क्लोजर होती है। 2 क्लोजर और पढ़नी है मेरे को, अगर ये कर लिया है तो मैं उनको आगे की तरफ लेता हूं। बताओ करें अगला डिस्कस, सबने उतार लिया है तो ठीक है। अगले टाइप की क्लोजर देखते हैं यार। अगले टाइप की जो क्लोजर होती है उसको कहा जाता है माइटर्ड क्लोजर, MITERED, माइटर्ड क्लोजर। और इसमें से केवल एक ही सवाल आएगा कि इसमें जो कट अप्लाई किया जाता है वो कितने डिग्री एंगल पर किया जाता है। एनी आइडिया, कोई आइडिया है आपको कि जो कट लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, प्लस जो लगाते हैं कट वो कितने डिग्री एंगल पर लगाते हैं, बताइए। एक कॉर्नर पकड़ना है अपने को कोई सा भी, चाहे से ये पकड़ लो चाहे से ये पकड़ लो, दोनों में से किसी भी साइड के कॉर्नर को पकड़ लो आप लोग। मैंने पकड़ लिया इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को पकड़ के सीधा कट अप्लाई कहां पर करूंगा मैं, हाफ लेंथ तक। कहां तक अप्लाई करूंगा,
हाफ लेंथ तक। तो एंगल कहां बन रहा है मेरा, यहां बन रहा है क्या? तो ये जो एंगल मैंने बनाया है, ये एंगल कितना होता है इस क्लोजर के अंदर? 45 से 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 45 से 60 डिग्री होता है। तो ऐसा जो कटा हुआ पोर्शन होगा, इस कटे हुए पोर्शन को मैं क्या कह दूंगा? माइटर्ड क्लोजर कह दूंगा। तो ये कटेड पोर्शन है। कट पोर्शन के बाद जो हिस्सा मेरे को मिलने वाला ब्रिक का, वो कैसा मिलेगा? यहां से तो ट्राइंगुलर होगा, प्लस इसके बाद कैसा होगा? ये रेक्टेंगुलर होगा। यस और नो? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अरे बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो जरा बताओ, ये टोटल ब्रिक का कितना हुआ? सोच के बताइए, टोटल ब्रिक का कितना हुआ है? ये 45 डिग्री एंगल है मेरा। अब बताओ आप कितना होगा? ये भी 3/4 होता है। जो बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन है, ये टोटल कितना होगा पूरे ब्रिक का? 45 डिग्री एंगल पर 3/4 होगा। याद रखना हमेशा। तो पहले इसका डायग्राम नोट करो आप, फिर बताता हूं मैं आगे की बात। तो पहले इसका डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आगे की बात। इसके अंदर से भी ट्राइंगुलर पोर्शन अलग हो रहा है, लेकिन ये किंग क्लोजर से अलग है। किंग क्लोजर के अंदर आपने हाफ विड्थ से कट को अप्लाई किया था। यस और नो? इसने आपने पूरी विड्थ के कॉर्नर से कट को अप्लाई किया है हाफ लेंथ तक। तो ये भी होता है टोटल ब्रिक का 3/4 एट 45 डिग्री एंगल। हाफ ब्रिक बचेगी, और हाफ का भी क्या बचने वाला है? 1/4। जोड़ दो, हाफ और 1/4 कितना हो जाना है? 3/4। इसे कहते हैं माइटर्ड क्लोजर। एंगल याद रखना 45 से 60 होता है, 45 से लेकर 60 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है इसमें से जो बनता है। क्या कंप्लीट? देखो, पिछले वाले केस में अगर मैं यहां से इस ब्रिक को आधा काट दूं, ये पोर्शन कितना बचेगा? हाफ। बात कर रहा हूं किसकी? बेवल्ड क्लोजर की बात कर रहा हूं मैं। तो आधी ब्रिक का ये पोर्शन कितना बचा? हाफ। ये भी कितना बचेगा? हाफ। लेकिन इस हाफ के अंदर से 1/4 आपने क्या कर रखा है? हटा रखा है। तो रिमेनिंग पोर्शन ये कितना बचा यहां पे? 1/4। दोनों को जोड़ दो आप, कितना निकल कर आ गया? 3/4। हेंस प्रूफ। यस और नो? नीचे वाले की बात करते हैं। तो नीचे वाले की बात करते हैं। 45 डिग्री एंगल है। ये कितना पोर्शन है? हाफ। ये कितना पोर्शन था? हाफ, जिसमें से 1/4 आपने तोड़ के बाहर निकाल दिया। तो कितना बचेगा यहां पे? 1/4 और बचेगा। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 3/4 आ गया। हेंस प्रूफ। अरे बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अगली चीज हमारे पास अगला क्लोजर है, इसको कहते हैं स्क्विंट क्लोजर। और इस क्लोजर का यूज किया जाता है दीवार के कोनों को भरने के लिए। जो कोने होते हैं, कोने, इनको भरने के लिए इस क्लोजर को हम लोग यूज करते हैं। तो दिखने में कैसी होती है ये? दिखने में आगे से होती है नुकीली। और कैसी नुकीली होती है? ट्राइंगुलर। अब ट्राइंगुलर पोर्शन बनाना है, और ये भी कैसा बनाना है? नुकीला। तो हमने यहां पर हाफ लेंथ एक फेस पे चुन ली और हाफ लेंथ एक फेस पे चुन ली। विड्थ का बिल्कुल सेंटर कर दो और सेंटर से कट अप्लाई कर दो आप। ये लो, ये मैंने क्या अप्लाई कर दिया? यहां पे कट अप्लाई कर दिया। जो ये कट अप्लाई किए हैं, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है, और रिमेनिंग पोर्शन कब मिलेगा? जब इस पोर्शन को काट के हम लोग क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जिसमें आपको नुकीला पोर्शन मिल रहा है, ये ट्राइंगुलर नुकीला पोर्शन मिल रहा है, इस टाइप के क्लोजर को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्विंट क्लोजर कहते हैं। एक सिंगल लाइन उठकर आएगी यहां से, जो क्वेश्चन होता है एक सिंगल लाइन उठकर आएगी। ऐसी कौन सी क्लोजर होती है जिसमें कट को 90 डिग्री के एंगल के अलावा अप्लाई किया जाता है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? कट को 90 डिग्री के एंगल के अलावा अप्लाई किया जाता है। यहां जो तुम एंगल देख रहे हो, ये 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम है? ये वाला 90 से कम है ना। ये 90 डिग्री एंगल कहां पर मेंटेन होगा? इंटरनल साइड में मेंटेन होगा। बाहर की तरफ 90 डिग्री कभी मेंटेन नहीं होता है। अब चूंकि कुछ कुछ हमारे पास ऐसा पोर्शन अवेलेबल है, ऐसा पोर्शन, यस और नो, तो इसको कहां यूज करोगे आप? दीवार के कोने भरने के लिए। क्यों? अगर आपने रेक्टेंगल ब्रिक लगाई, रेक्टेंगुलर ब्रिक लगाई, तो कोना कभी बन नहीं पाता शार्प नेचर का कोना कभी नहीं बन पाएगा। और अगर शार्प नेचर का कोना नहीं बन पा रहा है, तो क्रैक बहुत जल्दी डेवलप होंगे और इसके अंदर स्प्लिट देखने को मिलेगा आपको।
इसलिए कोने कैसे बनने चाहिए? हमेशा शार्प। और शार्प कॉर्नर बनाने के लिए आप किस क्लोजर को काम में लेते हो? स्क्विंट क्लोजर को काम में लेते हो। सोच के बता सकते हो ये स्क्विंट क्लोजर टोटल ब्रेक का कितना है? हाँ जी, पहले इसका बनाओ डायग्राम, पहले इसका बनाओ डायग्राम। 3/4 ही है, डायग्राम बनाओ पहले इसका, फिर मैं प्रूफ करता हूं। देखते हैं कितना है इसमें। ये टोटल ब्रेक का कितना है निकालते हैं। कितना है? 3/4 आएगा, ये 3/4 ही आएगा। कुछ कह रहे हैं 2/3 है, कुछ कह रहे हैं 5/8। नो, 3/4 ही है, क्लियर कट दिख रहा है। आधा पोर्शन बचा, आधा बचे, आधे के दो हिस्से कर दो आप, 1/8 1/8 क्या हो गया? 1/4। तो बीच वाला पोर्शन कितना बचा ऑटोमेटिकली? 1/4। जोड़ दो उसको आप हाफ के अंदर, ये 3/4 निकल के आएगा। अरे ये 1/8, दिस इज ये 1/8, दोनों मिलकर कितने हो गए? दोनों मिलकर कितने हो गए? 1/4। अंदर कितना बचा? 1/4। तो 1/4 प्लस में हाफ कितना हो गया? 3/4। तो किंग क्लोजर को छोड़ के सारे कट जो होते हैं वो टोटल ब्रेक का कितना होते हैं? 3/4 होते हैं। बस माइटर्ड क्लोजर के अंदर आपके पास कंडीशन है एट द एंगल 45 डिग्री। बस इसमें एक लाइन लिख देना आप जब डायग्राम बना लो, जब डायग्राम बना लो तो एक लाइन लिख देना। इसमें बना लिया है सभी ने? लिखवा दूं? चलो एक लाइन लिखो इसके अंदर आप, स्क्विंट क्लोजर, एक लाइन लिख दो इसके अंदर आप, स्क्विंट क्लोजर is used, squint closure is used for filling the corners of wall, is used for filling the corners of wall, is used for filling the corners of wall, is used for filling the corners of wall। तो दीवार के कॉर्नर्स को भरने के लिए काम में लेते हैं। एंड कट मेड्स, and cut mades and made MADE and cut mades at angle, cut mades at angle other than 90 degree, other than 90 degree, other than 90 degree। तो 90 डिग्री के अदर देन आपको कट अप्लाई करने हैं, इस बात का अपने को रखना है ध्यान। तो क्लोजर की बात यहां पर होती है खत्म। इसके बाद लिखिए सेकंड चीज, बैट। क्लोजर की बात यहां पर एंड होती है। जितने टाइप की क्लोजर थी वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हेडिंग लिखिए आप, बैट। बैट, अभी देखते हैं बैट क्या चीज है। बैट, कल मैंने आपको शुरुआत में ही डिफरेंस क्लियर कर दिया था विद डेफिनेशन, है ना, कि बैट किसको बोलना है और क्लोजर किसको बोलना है। 3 डेफिनेशन क्रिएट करी थी मैंने, 3 डेफिनेशन क्रिएट करी थी मैंने। अगर क्लोजर की बात करें, कट कैसे अप्लाई करोगे? ये रही ब्रेक, ये रही ब्रेक, कट कैसे अप्लाई करोगे? अगर बात करते हैं अपन किसकी? क्लोजर की, अलोंग द, अक्रॉस द, अलोंग द स्ट्रेचर, अक्रॉस द हेडर। ये 4 डेफिनेशन बन गई अपनी। अगर बैट की बात करें, इसका उल्टा कर दो, वाइस वर्सा। इसका क्या करते हैं अपन? उल्टा कर देते हैं। तो कट अलोंग विड्थ, अक्रॉस लेंथ, अलोंग, अलोंग हेडर, अक्रॉस स्ट्रेचर। ये 4 डेफिनेशन बन गई अपनी। जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हो गए आप, क्लोजर का, बैट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। यस और नो? चारों डेफिनेशंस मैंने क्लियर कर दी हैं यहां पर। तो पहले नोट करते हैं बैट की डेफिनेशन को। तो बैट की डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हो, लिखा हुआ है व्हेन अ ब्रिक इज कट अक्रॉस द विड्थ द रिजल्टिंग पीस इज कॉल्ड बैट। इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और हैंड टू हैंड इसके टाइप, इनका भी डायग्राम आप बना दीजिए। 3/4 बैट होती है, हाफ बैट होती है, एक 1/4 भी होती है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। और लास्ट में होती है हमारे पास बेविल्ड बैट, लास्ट में हमारे पास होती है बेविल्ड बैट। बेविल्ड बैट करेक्ट कर देना इसको। अक्रॉस लिखा हुआ है, ये अक्रॉस नहीं है, ये दिस इज अलोंग है।
विड्थ के अलॉन्ग होता है हमेशा, अक्रॉस द विड्थ, ये नहीं आएगा अलॉन्ग द विड्थ, मिस प्रिंटिंग। 1/4 बैट का कोई काम नहीं होता, इसलिए प्रैक्टिकली ना तो इसको नोट करते हैं ना इसको पढ़ते हैं। 99% केसों में आपकी 3/4 बैट काम आती है। अभी जितने भी बॉन्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो इंग्लिश बॉन्ड हो, चाहे वो आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो, चाहे वो स्ट्रेचर बॉन्ड हो, चाहे वो हेडर बॉन्ड हो, सबके अंदर 3/4 बैट ही काम आती है इन जनरल। कोई स्पेशल पर्पज ही ऐसा होता है जिसके अंदर आप 1/4 बैट को यूज करते हो। 4 टाइप के बॉन्ड्स मुझे डिस्कस करने हैं आपको, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वैसे बॉन्ड हमारे पास मैसनरी में मोर देन 15 है, 15 से ऊपर, पर इन सिलेबस हमारे पास कितने हैं? 4। उतार लिया है सभी ने? उतार लिया है सभी ने? लिखिए इसमें एक लाइन, इन जनरल, एक लाइन लिख दीजिए इसके अंदर, इन जनरल वी यूज, इन जनरल वी यूज 3/4 बैट, in general we use 3/4 bat for masonry purpose, for masonry purpose। तो masonry purpose के लिए हम लोगों को 3/4 बैट ही काम में लेनी होती है इन जनरल, इन जनरल।